नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला के विराजमान होने की ये पहली वर्षगांठ है, जो भव्य तरीके से मनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसकी भव्य तैयारी की है। भगवान रामलला को पीतांबर वस्त्र धारण कराए जाएंगे। इसकी बुनाई और कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की जा रही है। ये वस्त्र दिल्ली में तैयार किए गए हैं। सर्दियों के मौसम की वजह से उनका अंग वस्त्र और धोती और दुपट्टा पश्मीना से तैयार किए गए हैं। रामलला स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण हार और अन्य आभूषण भी धारण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंदिर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही ये उत्सव शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। और रामलला के अभिषेक के बाद पूजन और विधि विधान के साथ पूजा पाठ शुरू हो गया है। और जिस तरह से पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी तरह रामलला का अभिषेक पंचामृत और सरयू के पानी से हो रहा है। जलाभिषेक के साथ आपको बता दें कि रामलला की महाआरती भी की जा रही है। अनुष्ठान हो रहा है। मंदिर परिसर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से अयोध्या राममय नजर आ रही है। और ये बता दें कि मुख्य समारोह स्थल अंगद टीला पर मंच तैयार किया गया है, जहां मंदिर ट्रस्ट के अनुसार करीब 110 VIP भी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। अंगद टीला स्थल पर एक जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है, जिसमें 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस दौरान 11 से आज से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 3 दिन के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को 11 जनवरी की बात करें तो प्रख्यात गायिका उषा मंगेशकर और मयूरेश पै भगवान के सम्मुख भजन से राग सेवा का आरंभ करेंगे। इसके बाद साहित्य नाहर सितार और संतोष नाहर वायलिन की जुगलबंदी से भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 12 जनवरी की बात करें तो शुरुआत प्रसिद्ध लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव के बाधावा सोहर गायन से होगी। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली निर्गुण गायन से राग सेवा प्रस्तुत करेंगी। वहीं गायिका अनुराधा पौडवाल भजन गायन करती हुई नजर आएंगी। अगर 13 जनवरी की बात करें तो राग सेवा का आरंभ आरती अंकलेकर के शास्त्रीय गायन से होगा। इसके बाद प्रख्यात कथक नृत्यांगना शोभना नारायण की कथक प्रस्तुति भी होगी। श्री कृष्ण मोहन के शास्त्रीय गायन से कार्यक्रम संपन्न होगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जनरल कोच में किसी भी प्रीमियर ट्रेन जैसी सुविधाएं हैं। और उन्होंने कहा है कि अमृत भारत ट्रेन के बारे में उन्होंने बताया कि साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। इसके जनरल कोच में किसी भी प्रीमियम ट्रेन जैसी ही सुविधाएं हैं। इसे सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय की भावना से बनाया गया है। आप इस ट्रेन में, उन्होंने कहा है कि आप इस ट्रेन में कई नई सुविधाएं देखेंगे। भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो करीब 2 रेक पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जनवरी में लॉन्च की थी और ये वर्जन 2 है अमृत भारत ट्रेन का। पूरी की पूरी अमृत भारत ट्रेन हमारे साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। ये जनरल कोच में आप देखेंगे वही फैसिलिटीज हैं जो फैसिलिटी किसी प्रीमियम ट्रेन में होती है। तो सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय की जो भावना है कि गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी सुविधाएं मिले, उस भावना के साथ बनाया गया है। आप इसमें कई फीचर्स नए देखेंगे। आप सीट्स की क्वालिटी देखिए, किस तरह से फैन की क्वालिटी, चार्जिंग पॉइंट, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें ये लंबर सपोर्ट है, तो आप देखेंगे पुराने टाइम में सीट एकदम फ्लैट होती थी। ये इसका शेप इस तरह से है कि आराम से व्यक्ति जब बैठे तो थकान नहीं हो।
तो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, पेंट्री कार रहेगी इसमें जिससे कि यात्रियों को भोजन की सुविधा रहे। टॉयलेट्स की पूरी डिजाइन एक तरीके से नई की गई है और हर फैसिलिटी को ऐसे ध्यान में रख के दिया गया है जिससे कि एक साधारण परिवार जो काम करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए। सर, एक तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, दूसरी तरफ अमृत भारत ट्रेन जिसमें कि आम लोग बिल्कुल आराम तरीके से सफर कर सकते हैं सर। और इसमें जिस तरह के बदलाव किए गए, लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है रेलवे, आम आदमी से लेकर के जो प्रीमियम क्लास में यात्रा करना चाहते हैं सबका ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बहुत स्पष्ट मंत्र है और उसी पे हम सब काम करते हैं और इसमें हर एक वर्ग के लिए अच्छी सुविधाएं हो वैसा हमेशा प्रयास है। सर, वंदे भारत में भी कुछ बदलाव किया गया है? वंदे भारत में भी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहे हैं और ये अमृत भारत में तो आपने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं है कि 2019-2020 में उन्होंने कैसे दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों से माफ़ी कब मांगेंगे? उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में पूरे पूर्वांचल के लोग अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाने का काम करेंगे। केजरीवाल जी को ये पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी कब केजरीवाल जी मांगे? इसलिए दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का काम। और महिला का अपमान, किसी महिला को सत्ता में बैठाकर कोई पावर नहीं देना, सब घोषणा अपने करना, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा पूर्वांचल के लोगों के साथ गंदी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि हमेशा उनका अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आपने हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है, गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। आपने सुना होगा देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को 40 लाख पक्का कर देंगे, उनके जो कच्ची कॉलोनियों में मकान है उसको। आज तक 40 भी नहीं हुए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सम्मान किया। छठ के हजारों घाट बनाए दिल्ली के अंदर। और आज एक बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए नई दिल्ली में? तो अपने कार्यकर्ताओं को यूपी, बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा?
क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। आज कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवाकर सुविधाएं देने का काम, नालियां बनवाकर सुविधाएं देने का काम, सीवर लाइन बिछा के सुविधाएं देने का काम, यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों की जिंदगी से उनकी दुश्वारियों को दूर करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम तरीके की सुविधाएं देके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए और जिस तरह से हमारे पूर्वांचल के भाइयों को जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वोट कटवाने का काम रोहिंग्या, बांग्लादेशी कह के उनको अपमानित कर करके किया गया है। बीजेपी को पहले इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका टूटना तो स्वाभाविक है। देखिए, हम लोग बहुत पहले कहते थे कि एक जंतु होता है जिसको एक तराजू पर तौला नहीं जा सकता है। तो ये लोग उसी प्रकार के जंतु हैं जो कभी उछल कूद करेंगे, इधर उछल कूद करेंगे, उधर, उसी का नतीजा ये है। तो इंडिया जो अलायंस है, इसका कोई मकसद तो है नहीं, विकास के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। इनका एक ही चीज है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन लीडर होगा। तो जिसका उद्देश्य ही खत्म है तो उसको टूटना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव का भी एक बयान देखने को सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो अलायंस थी वो सिर्फ लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए है, बिहार में हम लोग साथ हैं। क्या लगता है सर बयान से? देखिए, वो कोई बहुत बड़े इंडिया के नेता तो नहीं है, वो नेता कुछ और दूसरे हैं। अगर उनका बयान आता तो कुछ कर सकते थे। ये अपने मनोरंजन के लिए इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। उनका देखिएगा कि यहाँ पर भी वो 3-4 टुकड़े में बटेंगे। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में जाने के भी कयास लगाए जा रहे थे सर, बयानबाजियां देखी गई थी। लालू प्रसाद यादव भी कह रहे थे कि तो बहुत पहले हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी एनडीए में रहेंगे, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह वो डटे हुए हैं। और अभी हाल में उनका बयानात आपने सुन लिया। इसके बाद प्रश्न उठाना तो हम समझते हैं बेईमानी है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है सर इसी साल बिहार में भी। क्या लगता है सर, एनडीए इंटैक्ट है? और साथ में एनडीए इंटैक्ट है और हम समझते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तिरुपति में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में फूट है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंस किया था कि हम अकेले लड़ेंगे और उस तरह मतलब कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। बाकी की जो कुछ पार्टियां हैं जिनका कुछ उधर अस्तित्व नहीं है, ऐसी कुछ पार्टियां आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कितना भी कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन इंडिया आघाड़ी में फूट है। इंडिया आघाड़ी अभी अस्तित्व में नहीं, ऐसा ही वातावरण है। और मतलब हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतलब चुनाव लड़ रही है। तो जो विधानसभा का दिल्ली का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा पूरा वातावरण है। और वहां मतलब मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, कल मैं दिल्ली से जा रहा हूं, वहां मेरे पार्टी के वर्कर की मीटिंग है और वहां कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेगी उसके संबंध में हमारा निर्णय होने वाला है। लेकिन हम कुछ सीटें लड़ेंगे और बाकी के सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं। अगर कोई हमारा कोई 1-2 आदमी चुनकर आता है तो हम बीजेपी सरकार के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और 100% दिल्ली में मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मतलब वहां पत्ता कट हो जाएगा और वहां बीजेपी सत्ता में आएगी।
कितना सीट का जो डिमांड है या कितनी सीट की तैयारी जो है दिल्ली के लिए आपकी पार्टी ने की है, या कितनी सीट की डिमांड? वैसे मेरे पार्टी के पास 40 लोगों के एप्लीकेशन आए हैं और कल हमने दिल्ली प्रदेश की मीटिंग बुलाई है। उसमें कम से कम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन हम करने वाले हैं। तो कल उसके बारे में हमारी पार्टी का फैसला होगा। सर, देखा जाए लोकसभा हो विधानसभा हो, आप हर बार भारतीय जनता पार्टी के साथ या यूँ कह लो कि महायुति के साथ आप थे, हर बार खड़े थे, पार्टी के लिए काम भी किया था आपने। दिल्ली में जिस तरीके से मंत्री पद आपको नहीं दिया गया, दिल्ली में क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ेंगे जैसे कि आपने कहा, उसके बाद क्या लगता है कि जितनी सीट की डिमांड रहेगी उतनी सीट आपको दी जाएगी? बात मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमको कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अनेक इलाकों में मेरे पार्टी के वर्कर वहां का काम करते हैं और उनकी इच्छा ये है कि भाई वहां बीजेपी का नुकसान ना हो। लेकिन अपनी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना बहुत बड़ा जरूरी है और इसीलिए कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के तरफ से हमको कोई सीट मिलेगा ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी हमको एक भी सीट नहीं मिलती है। खाली दो सीटें हमको विधानसभा में दी, लेकिन वो भी नाम के लिए थी। तो मुझे लगता है कि कोई बीजेपी की तरफ से हमारी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन बीजेपी का नुकसान ना हो और रिपब्लिकन पार्टी का भी कहीं सा फायदा हो और बीजेपी की सरकार कहीं से आ जाए, इसके संबंध में हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये निर्णय हमारा कल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी अब धरना पार्टी बन गई है। उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब धरना पार्टी बन गई है। और वहीं उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में शिकायत करने गया था, बीजेपी रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचल और दलितों के वोट काट रही है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है, दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, बेसिक सुरक्षा। वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस सीसीटीवी कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड आरडब्ल्यूएस के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। अगर आपके कोई एक आध क्वेश्चन है तो बता दीजिए। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर,
और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें, रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3,000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है, और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। राजद विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो आपको जांच एजेंसियों से डरने की क्या जरूरत है? भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी रेड होती हैं, ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं, पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर, मेरे प्रधानमंत्री, और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। 0 टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस सोच के साथ सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो अब बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार वे हार रहे हैं। एक तरफ जब जेपी नड्डा रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो अरविंद केजरीवाल उसके साथ पूर्वांचल को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ वे बिहार और उत्तर प्रदेश में अपमानित करने वाला बयान देते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर। वहीं उन्होंने कहा कि उनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। एक तरफ तो जब नड्डा साहब कहते हैं, रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो उसके साथ पूर्वांचली को जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग
अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और इस बार के चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके किया है, उनको उस बार पता चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनका पता है हमको, कुछ दिन पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना काल में उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में आके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये हमने वीडियो दिखाया था उनका। और जब कोरोना काल था तो लगभग लाखों लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, उनको खिला तो सके नहीं, उनका देखभाल तो कर नहीं सके कोरोना काल में। सबको ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो उनका है। और अभी जो ताजा उन्होंने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा है, यह साफ दर्शाता है कि वो उनका कोई पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं है। उनके 2 दांत है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। खाने वाला दांत उनका यह है कि किसी तरह सत्ता में काबिज रहो और सत्ता भोग करो और मलाई उसका निकाल के खाओ। और दूसरी तरफ उनका जो दांत है वो साफ हो गया। जो कोरोना काल में उन्होंने कहा पूर्वांचलियों के बारे में, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, और कल जो उन्होंने कहा उससे साफ हो गया कि उनका कोई लेना देना पूर्वांचली से, किसी भी दिल्ली वासी से, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है किस तरह सत्ता में आना और कमाई करना और घोटाला करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने अचानक सदर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड सहित कई वार्डों में जाकर एक एक चीज़ों की जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं ओपीडी में ड्यूटी से बिना सूचना के गायब डॉक्टरों को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया और वेतन बंद करने के आदेश भी दिए। उन्होंने अस्पताल निरीक्षण के दौरान सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, एक मरीज से वहां आने और इलाज में मिली सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों के द्वारा अपना कंबल ओढ़े जाने पर डीएम ने अस्पताल कर्मियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सभी मरीजों को कंबल देने के आदेश दिए। साथ ही सभी रूम में हीटर चलाने के भी आदेश दिए गए। डीएम ने कई मरीजों से उनकी बीमारी का भी हाल जाना। इमरजेंसी के बाद प्रसूता वार्ड, पीकू, मीनू, एसएनसीयू और ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी नवजात शिशुओं को देखा और उनके डायपर नहीं मिलने पर स्वास्थ्य प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सीएस और डीपीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, कोल्ड वेव के उपलक्ष्य में आज मेरे द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो इन पेशेंट्स हमारे रहते हैं, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड में हो या एसएनसीयू में हो, इसके साथ साथ मदर शेड, इस सब का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। और उसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि सभी इन पेशेंट्स के सुविधा के दृष्टिकोण से हीटर का व्यवस्था हो और कंबल का वितरण हो। इसका लगभग सभी जगह पे अनुपालन किया जा रहा है। 1-2 जगह पे जो छूटा हुआ है उसको भी मैंने निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ जो एसेंशियल ड्रग्स है उसका भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। धन्यवाद। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के डुमरावा गांव में भक्तों द्वारा खाटू श्याम का दरबार सजाया गया। फूल से श्रृंगार और 56 भोग लगाकर भक्ति भजन के साथ श्री श्याम को आह्वान किया गया। करीब 3 घंटे तक चले सत्संग में श्याम भक्तों ने खाटू श्याम के शरण में आने के बाद अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में एक दूसरे को बतलाया। इस दौरान एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।